चैप्टर 2 नेचुरल रिसोर्सेज लैंड सॉयल एंड वाटर का सॉल्यूशन करेंगे हम आज। सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि चैनल पर डीएवी के मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत के सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। कंप्लीट सिलेबस अपलोड हो चुका है, तो सभी सब्जेक्ट्स के लिंक मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। तो करते हैं सॉल्यूशन इसका शुरू। तो पार्ट ए, बी और सी मैं इससे पहले वाले वीडियो में आपको समझा चुका हूँ, करा चुका हूँ। तो इस वीडियो में मैं बस आपको ये जल्दी से इसके सिर्फ आंसर बताऊँगा, फिर हम पार्ट डी और ई समझेंगे। तो ए का जो फर्स्ट है उसका है विंड इरोजन, और सेकंड का है काउंटर प्लॉइंग, थर्ड का आंसर है लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, फोर्थ का आंसर है इंक्रीजिंग वाटर टेबल, फिफ्थ का आंसर है एक्सट्रीम डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर। और फिलिंग द ब्लैंक्स में फर्स्ट का आंसर है लैंड वाटर, सेकंड का आंसर है 33%, थर्ड का आंसर है अफोस्टेशन, और फोर्थ का है रेनफॉल, और फिफ्थ का आंसर है ब्लू। ऐसे ही जो सी पार्ट है इसका फर्स्ट का आंसर है ह्यूमस, और सेकंड का आंसर है पेरेंट रॉक, थर्ड का आंसर है सोयल, और फोर्थ का आंसर है मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, और फिफ्थ का आंसर है सोयल इरोजन। ठीक है, ये हम पहले कर चुके थे, इसलिए मैंने आपको ये जल्दी जल्दी बताया है। अब हम करेंगे इसका पार्ट डी। तो पार्ट डी का फर्स्ट क्वेश्चन है वाई इज सोयल कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स, गिव एनी 3 रीजंस। जो सोयल है, जो मिट्टी है, उसको एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्यों माना जाता है, आपने 3 रीजंस इसके बताने हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको? सोयल इज़ कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स बिकॉज, सोयल को क्या कहा जाता है भाई, एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्यों माना जाता है? बिकॉज फर्स्ट है इसका, देखो सारे हमने जितने भी आंसर हैं वो सभी बुक में से ही बनाए हैं। तो फर्स्ट है इसका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज़ मेनली डिपेंडेंट अपॉन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, जितनी भी खेती बाड़ी होती है, जो भी अनाज वगैरह लगाया जाता है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पे, यानी कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पे वो डिपेंड करता है। यानी कि जितनी भी प्रोडक्शन होगी एग्रीकल्चरल, वो सॉइल के कारण ही होगी। सेकंड है indirectly animal also depend upon the soil to satisfy their basic needs as soil gives nutrient to plants। इनडायरेक्टली जो एनिमल हैं वो भी सभी सोइल पे ही डिपेंड करते हैं अगर उन्होंने अपनी बेसिक नीड को पूरा करना है, क्योंकि जितने भी एनिमल हैं, कुछ एनिमल क्या करते हैं भाई, प्लांट्स को खाते हैं, और फिर जो जैसे मांसाहारी होते हैं जो, वो शाकाहारियों को खाते हैं। ठीक है, इस तरह से, यानी कि देयर बेसिक नीड्स एज सोयल गिव्स न्यूट्रिएंट टू प्लांट। अब जितने भी एनिमल हैं वो एक तरह से प्लांट पे ही डिपेंड करते हैं, और प्लांट अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है? सोयल से लेता है। थर्ड है इसका इट इज़ आल्सो यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड पॉटरी, और जो ये जो मिट्टी है इससे ईंटें भी बनती हैं, और पॉटरी यानी कि जो मिट्टी के बर्तन वगैरह भी बनते हैं। ठीक है, तो सेकंड है इसका हाईलाइट एनी 3 कॉजेज ऑफ सॉयल इरोजन। सॉयल इरोजन के 3 कॉजेज बताने हैं। सॉयल इरोजन क्या होता है भाई? जब मिट्टी की जो ऊपर वाली परत है वो किसी कारण से हट जाती है, बह जाती है, उड़ जाती है, उसको ही हम सॉयल इरोजन बोलते हैं। 3 कॉजेज ऑफ सॉयल इरोजन क्या हो सकते हैं भाई? सबसे पहला कॉज है, सबसे पहला कारण क्या है? नेचुरल एजेंट। ठीक है, नेचुरल एजेंट जो प्राकृतिक जो कारण है कुछ, जैसे कि वाटर है, विंड है, या ग्लेशियर है, आर द कॉज ऑफ सोयल इरोजन। ये सभी सोयल इरोजन के कारण है। जैसे कि वाटर बहा कर ले जाता है मिट्टी को, हवा उड़ा कर ले जाती है, ऐसी ग्लेशियर भी बहा कर ले जाता है। सेकंड है डिफॉरेस्टेशन। इसके कारण क्या होता है? जंगलों की कटाई के कारण क्या होता है? इज ए कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। इसके कारण भी सॉइल इरोजन होता है, क्योंकि जो पेड़ों की जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। अगर पेड़ काट दिए जाएंगे तो मिट्टी आसानी से बह जाएगी या उड़ जाएगी। थर्ड है ओवर ग्रेजिंग एंड माइनिंग आर कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। अगर ओवर ग्रेजिंग करा दी जाए, यानी कि ज़्यादा पशुओं को चरा दिया जाए, तो वो पशु घास वगैरह या पेड़ पौधे वगैरह खा लेंगे, जिससे मिट्टी आसानी से बह जाएगी। या फिर माइनिंग जैसे होती है, माइनिंग करने के कारण भी सॉइल इरोजन होता है। तो ये था इसका सेकंड का आंसर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखो, डी पार्ट का। एक्सप्लेन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम की हेल्प से हमने हाइड्रोलॉजिकल
क्या बताना है भाई, डायग्राम हमने साइकिल बताना है। तो देखो क्या है, इसका आंसर है पेज नंबर 13 पर। पहले हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल देख लेते हैं कि क्या होता है। द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज़ रेनफॉल। जो भी फ्रेश वाटर का जो मेन सोर्स है वो क्या है, बारिश है। द रेन वाटर continuously gets recycled in nature through evaporation, condensation and precipitation, which is known as hydrological cycle। और जो रेन वाटर है वो लगातार रिसाइकल होता रहता है, घूमता रहता है इन नेचर थ्रू इवापोरेशन। कैसे होता है भाई, पहले इवापोरेशन होती है, फिर कंडेंसेशन होती है, फिर प्रेसिपिटेशन होती है, और इसी को हम बोलते हैं भाई हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। और आपने इसका फिर क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम आप ऐसे बना सकते हो, ये बुक में आपके दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपने इसका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का डायग्राम आपने दिखाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या होती है भाई, जो पानी है अर्थ के ऊपर या समुद्रों में पानी है जो, वो क्या होता है भाई, इवापोरेट होता है। उसका गर्मी से, सूरज की गर्मी से क्या होती है भाई, उसकी भाप बन जाती है, वो उड़ जाता है, ऊपर चला जाता है। फिर कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन में पानी क्या हो जाता है भाई, फिर वो जो भाप होती है दोबारा से वो बूंदों में बदल जाती है। और फिर प्रेसिपिटेशन होती है, बारिश होनी शुरू हो जाती है। जब बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वो अपना वेट सहन नहीं कर पाती, फिर प्रेसिपिटेशन होती है, यानी कि बारिश होनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही पानी का साइकिल, ये पानी घूमता रहता है, ठीक है। पहले नीचे था, नीचे से ऊपर गया, फिर ऊपर से फिर बारिश के रूप में नीचे आ गया, फिर नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऐसे चलता ही रहता है। इसी को हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज रिवर वाटर गेट पॉल्यूटेड एक्सप्लेन। जो रिवर का जो वाटर है वो कैसे पॉल्यूटेड उड़ता है, कैसे गंदा होता है, उसके बारे में हमने एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है पेज नंबर 15 पे। द क्वालिटी ऑफ वाटर इन सम रिवर इज एडवर्सली अफेक्टेड एज the untreated industrial waste and the urban waste is dumped into them. This makes the river water unsuitable for consumption। ठीक है। तो क्या होता है भाई, जो रिवर कैसे पोल्यूट होती है, जब उसमें अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो भी फैक्ट्री वगैरह का वेस्ट होता है, केमिकल वगैरह होता है, वो उसमें डाल दिया जाए, या फिर अर्बन वेस्ट उसमें डाल दिया जाए। अर्बन वेस्ट यानी कि नालियों का पानी, जो भी शहरों की नालियों का पानी वगैरह होता है, गंद वगैरह होता है, उसमें डाल दिया जाए। इसके कारण क्या होता है भाई, जो वाटर है जो रिवर का, वो क्या भाई अनसुटेबल हो जाता है कंजप्शन के लिए, वो बिल्कुल ही पॉल्यूटेड हो जाता है। तो इसका आंसर ये था। अब नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई एनी 3 इकोलॉजिकल प्रॉब्लम कॉज्ड बाय बिल्डिंग लार्ज डैम। जब हम बड़े बड़े डैम बनाते हैं तो उसके कारण क्या इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, वो हमने कोई 3 इकोलॉजिकल प्रॉब्लम हमने बतानी है। तो इसका आंसर है पेज नंबर 16 पर। तो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम हम देखो 3 बतानी थी, इसमें 6 लिखी हुई हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हैं। एक्सटेंसिव फॉरेस्ट सबमर्ज अंडर वाटर, जो जब डैम बनाया जाता है तो बहुत बड़ा जो फॉरेस्ट है वो पानी के अंदर डूब जाता है। रिवर वाटर गेट्स डाइवर्टेड, जो रिवर का जो वाटर है वो डाइवर्ट कर दिया जाता है, उसका रास्ता बदल दिया जाता है। पॉपुलेशन गेट डिस्प्लेस्ड, पॉपुलेशन को वहाँ से हटना पड़ता है, जहाँ पे डैम बना है मान लो वहाँ पे कोई गांव था तो उस गांव को वहाँ से फिर उठना पड़ता है, कहीं और बसना पड़ता है। एक्वेटिक लाइफ अफेक्टेड, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनकी लाइफ अफेक्ट होती है। रिजल्ट इन सॉइल इरोजन, इसके कारण सॉइल इरोजन होता है। ड्यूरिंग एक्सेसिव रेन फ्लड आर कॉज्ड, और अगर ज़्यादा रेन आ जाए तो फ्लड आ जाती है, ठीक है। तो ये 6 इसमें दे रखे हैं, आपने सिर्फ 3 लिखने थे, आप अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर ई है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है, एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोयल। सोयल की फॉर्मेशन के लिए, मिट्टी कैसे बनती है उसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास पेज नंबर 11 पर, ठीक है। पेज नंबर 11 पर ये जो 5 फैक्टर हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो पहला फैक्टर है पेरेंट रॉक, दूसरा है टोपोग्राफी, तीसरा है क्लाइमेट, और फोर्थ है द वेजिटेशन कवर, और फिफ्थ है टाइम, ठीक है। ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन आपको कर रखा है, क्योंकि सारे वीडियो हमने पहले से ही
अपलोड कर रखे हैं, तो आप इस वीडियो को देखना, ठीक है। जो हम एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है उसको ज़रूर देखना, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर करना। तो ये सारा मैंने आपको समझा रखा है, आप इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर यही है, आपने सारा ये डिटेल में इसको लिखना है। तो किस किस कारण, कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे मिट्टी बनती है। सबसे पहला है भाई पेरेंट रॉक है, दूसरा है टोपोग्राफी, इसको डिटेल में लिखना है, फिर क्लाइमेट है, फिर वेजिटेशन कवर है, फिर टाइम है, ठीक है। तो ये 5 फैक्टर हैं, ये आप कर सकते हो, इसका आंसर यही है। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय लैंड यूज पैटर्न, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू स्टडी द लैंड यूज पैटर्न, लिस्ट द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड। तो इसका आंसर है लैंड यूज़, पहले इसकी हम लैंड यूज़ पैटर्न क्या होता है इसकी डेफिनेशन देंगे। लैंड इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, जो लैंड है उसका यूज़ हम अलग अलग पर्पसेस के लिए करते हैं, जैसे कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, फसलें लगाने के लिए, बिल्डिंग ऑफ हाउस, बिल्डिंग बनाने के लिए, हाँ ठीक है, हाँ घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रोड बनाने के लिए, और रेलवे एंड ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, और जैसे पशुओं को चारा वगैरह चराने के लिए, ठीक है, इसके लिए इसका यूज़ होता है। और इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ कॉमनली नोन एज लैंड यूज़ पैटर्न, इसी को हम लैंड यूज़ पैटर्न बोलेंगे। अब कौन कौन से फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसका आंसर होगा द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय द कॉन्टीन्यूस इंटरप्ले ऑफ द फिजिकल फैक्टर। कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं, तो फिजिकल फैक्टर है सच एज रिलीफ, सोयल, क्लाइमेट कंडीशन, mineral resources etc, and the human factor like density of population and the technological and social requirement of the people। ये फैक्टर हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। और आगे क्या पूछा है इसने, लिस्ट द फैक्टर इन, आगे पूछा है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू स्टडी द लैंड यूज पैटर्न, क्यों इम्पोर्टेंट है इसको स्टडी करना लैंड यूज पैटर्न को। तो इसका अगले पेज पे दिया हुआ है, पेज नंबर 10 पे, द स्टडी ऑफ लैंड यूज पैटर्न इज इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ ए नेशन। अगर किसी नेशन की इकोनॉमिक प्लानिंग बनानी हो तो उसके लिए ज़रूरी है। इट हेल्प इन असेसिंग शॉर्ट कमिंग इन द लैंड यूटिलाइजेशन, ये जो लैंड यूटिलाइजेशन की जो कमियां हैं उनके बारे में बताता है। कंट्रीज डिसाइड द लैंड यूज अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट गोल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो कंट्री है वो अपने गोल डिसाइड कर सकती है कि उसने लैंड को कैसे यूज़ करना है, जो भी उसने डेवलपमेंट गोल अचीव करने हैं या फिर जो उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके अनुसार वो अपना प्लान बना सकते हैं। तो इसका आंसर ये था। तो क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, नेम एनी टू सच, ऐसे 2 प्रोजेक्ट के नाम बताओ। लिस्ट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, और इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, ये क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट आर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, इसका आंसर हम सी उसमें ही से ही ले लेंगे। इसकी डेफिनेशन, ए प्रोजेक्ट मल्टी पर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम यहाँ से ले रहे हैं सी क्वेश्चन के 4th पार्ट से। ए प्रोजेक्ट विच सर्व्स वेरियस पर्पजेज एट द सेम टाइम इज कॉल्ड मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ऐसा प्रोजेक्ट जिसे एक ही समय में बहुत सारे हमारे पर्पज़ पूरे हो जाते हैं उसको मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। उसके बाद नेम एनी 2 सच प्रोजेक्ट, ऐसे 2 प्रोजेक्ट के नाम बताओ। तो आप ये पेज नंबर 15 में दे रखा है, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट एंड हीराकुंड डैम इन इंडिया। तो अगर 2 देने हैं आपने एग्जांपल तो इसके एग्जांपल दे सकते हैं। इंडिया में 2 डैम हैं, ठीक है, ऐसे मल्टीपर्पज़। तो दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट और दूसरा है ये हीराकुंड है, ठीक है, कुंड नहीं है, हीराकुंड डैम इन इंडिया। तो ये हो गया इसका आंसर। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके हम क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य है, इसका पर्पज़ क्या है। तो इसके ऑब्जेक्टिव हैं इरिगेशन, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, अफॉरेस्टेशन, फ्लड कंट्रोल, नेविगेशन, ऐसे आप लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो। अंडर ए मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट ए डैम
और सीरीज ऑफ डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर फॉर स्टोरिंग वाटर। ठीक है, वाटर को स्टोर कर लिया जाता है रिवर में, रिवर के आसपास डैम बनाकर। दिस स्टोर्ड वाटर इज़ यूज्ड फॉर सेवरल पर्पजेज। अब ये जो पानी इकट्ठा किया है इसको कई पर्पज़ के लिए हमने यूज़ करेंगे, सच एज इरीगेशन, जैसे पेड़ मतलब फसलों को पानी देने के लिए, सिंचाई के लिए, जनरेटिंग द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के लिए, अफोस्टेशन, फ्लड कंट्रोल के लिए, नेविगेशन के लिए इसका हम यूज़ करेंगे। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन भी। फोर्थ क्वेश्चन है सजेस्ट एनी 5 स्टेप टू कंजर्व सोइल। हम सोइल को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, उसके हमने 5 स्टेप्स बताने हैं। तो इसमें से आप ले सकते हो पेज नंबर 12 में से, इसके आप लिख सकते हो कोई 5 पॉइंट। सबसे पहले है भाई, अफोरेस्टेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड सीड्स ऑन द लैंड, इट रिड्यूसेस द सरफेस रन ऑफ एंड बाइंड्स द सोइल। तो पहला हो गया भाई अफोरेस्टेशन, इससे सोइल इरोजन रुकता है। रोज ऑफ ट्रीज और शेल्टर बेल्ट आर प्लांटेड इन डेजर्ट रीजन टू प्रोटेक्ट द फील्ड्स फ्रॉम विंड इरोजन। ठीक है, हम पेड़ों को एक रो में लगा देंगे, ठीक है, उससे भी क्या होता है भाई, सोइल इरोजन रुकता है। ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल लाइक शीप एंड गोट्स मस्ट बी चेक्ड। अगर हद से ज़्यादा पशुओं को नहीं चराना है किसी जगह पर, जिससे क्या होता है भाई, सोइल इरोजन होता है, तो उसको रोकना है। फॉडर क्रॉप्स शुड बी रेज्ड, और जो चारा वाली फसलें उनको ज़्यादा लगाना चाहिए। द फ्री मूवमेंट ऑफ एनिमल इन द फील्ड शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, आगे है स्टेप्स शुड बी टेकन टू चेक रैकलेस कटिंग ऑफ और फैलिंग ऑफ ट्रीज। ठीक है, हमने पेड़ों को नहीं काटना है। फ्लड शुड बी अवॉइडेड बाय बिल्डिंग डैम्स अक्रॉस द रिवर। हम डैम बना के भी इसको कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट आप लिख सकते हो, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है सजेस्ट एनी 5 मेथड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कोई 5 सजेशन हमने देने हैं। तो इसका आंसर है पेज नंबर 16 पे, ये इसके पॉइंट लिखे हुए हैं, आप कर सकते हो। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ वन ऑफ द मेथड टू सेविंग सरफेस वाटर रन ऑफ। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है जो बारिश आती है उस बारिश के पानी को इकट्ठा कर लो, उसी को वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो पहला मेथड ये हो गया अगर वाटर को कंजर्व करना है। दूसरा है द सरफेस वाटर रन ऑफ कैन बी मिनिमाइज्ड बाय हैविंग वेजिटेशन कवर टू इम्प्रूव अंडरग्राउंड स्टोरेज। ठीक है, तो हम क्या वेजिटेशन कवर को बढ़ाएंगे, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएंगे। द डिमांड ऑफ वाटर फॉर इंडस्ट्री कैन बी मेट बाय द रिसाइकल्ड वाटर। और अगर इंडस्ट्री को पानी देना है, फैक्ट्री वगैरह को पानी देना है, तो उसको हमने पानी को रिसाइकल करना पड़ेगा, ऐसे वाटर कंजर्वेशन होगा। द डोमेस्टिक डिमांड कैन आल्सो बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग मॉडर्न मेथड ऑफ रिसाइकलिंग। अगर घरों की जो डिमांड पूरी करनी है उसको भी हम रिसाइकलिंग के द्वारा कर सकते हैं। द ऑलरेडी यूज्ड वाटर कैन बी रीयूज्ड फॉर वाटरिंग प्लांट, फ्लशिंग टॉयलेट एट्सेट्रा। जो हमने पानी को यूज़ कर लिया उसको दोबारा हम रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पौधों को पानी देने के लिए, फ्लश वगैरह के लिए, टॉयलेट वगैरह के लिए। वाटर कैन बी सेव्ड adopting modern method of irrigation such as drip or trickle irrigation technique and sprinkler method of irrigation। ठीक है, ये इरीगेशन के मेथड अपनाकर भी हम वाटर को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है द रेन वाटर कैन बी इम्पाउंडेड बाय मेकिंग डैम्स अक्रॉस द रिवर। डैम बनाकर। वाटर कैन बी कंजर्व्ड बाय इंस्टॉलिंग वाटर फिक्सचर्स सच एज सेंसर टैप्स इन पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, हम सेंसर टैप बनाएंगे कि भाई अगर टुंटी खुली है तो अपने आप ही बंद वो हो जाए। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स आल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग द वाटर टेबल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। लेक्स बनाकर, पॉन्ड्स बनाकर भी हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं, आप अपनी पसंद के 5 पॉइंट को ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।